चलिए अभी हमने कल वेक्टर्स का एडिशन देखा था। क्या देखा था अपन ने कल? वेक्टर्स का एडिशन देखा था हम लोगों ने। देखा था ना आपने वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स, वो क्या था? एडिशन ही था ना वो। अभी हम बात करेंगे वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में। देखो एक बात तुम ध्यान दो, जब तुम कभी कोई दो स्केलर नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी दो स्केलर नंबर का, जैसे तुम्हारे पास तुमने अलजेब्रा में पढ़ा है, जैसे तुम्हारे पास में कोई दो नंबर्स है ए और बी, तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हो? ए बी ऐसा लिखते हो। तो वन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग टू एनी टू नंबर्स, तो कैसे लिखते हो? तो ए बी ऐसा भी लिखते हो। उससे कुछ लोग ए डॉट बी भी लिखा करते हैं, कुछ लोग उसे ए क्रॉस बी भी लिखा करते हैं कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है? ए बी, ए डॉट बी, या फिर क्या ए क्रॉस बी। करते थे कि नहीं करते थे? मालूम होगा तुम्हारे को। वेन एवर एनी टू स्केलर नंबर्स are multiplied, whenever any two algebraic terms are multiplied, then either we put a dot sign between them or we put a cross sign between them, and sometimes we do not put any sign between them. They all are correct. ठीक है, तो ये दो स्केलर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, किसी वेक्टर का अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, किसी वेक्टर का किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वैसे करते हो। लेमडा यहाँ पर एक स्केलर नंबर है और ए वेक्टर एक वेक्टर नंबर है, समझना। लेमडा यहाँ पर क्या एक स्केलर है और ए वेक्टर है से। तो जब भी कभी तुम किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आप बीच में ना तो डॉट लगाओगे ना क्रॉस लगाओगे, ये मैथमेटिकल स्टैंडर्ड है। वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर नंबर विथ एनी वेक्टर, देन नीदर वी पुट अ डॉट साइन बिटवीन देम नॉर वी पुट अ क्रॉस साइन बिटवीन देम। ना तो तुम क्या लगाओगे मयंक उनके बीच में, और ना ही क्या लगाओगे अथर्व। समझ में आ रही है बात? जैसे कल तुमने लिखा था ना, मैंने तुम्हें बोला था कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालो, तो अपन ने बीच में डॉट और क्रॉस कुछ भी लगा था। देखो लेमडा ए क्या लिखा था अपन ने उसको, ना तो डॉट लगाएंगे ना क्रॉस। ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें जो अपने को पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब जब तुम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने जाओगे, यू हैव टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो उनको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। बीच में या तो डॉट लगाते हो या बीच में क्रॉस लगाते हो। वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स, जब मैं कभी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करेंगे मयंक? या तो बीच में क्या लगाएंगे? बीच में या तो डॉट लगाया जाएगा या फिर क्रॉस लगाया जाएगा। और दोनों का सिग्निफिकेंस अलग है, दोनों अलग बात बताते हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि डॉट लगा दो या क्रॉस लगा दो एक ही बात है। जैसे यहाँ सब बराबर थे, ये सब क्या थे यहाँ पर? दे ऑल आर इक्वल, ये इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है या नहीं है? ये सब इक्वल थे, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। द टू आर नॉट इक्वल। समझ में आ रही है मेरी बात? द टू आर नॉट इक्वल। देखो मैं बिल्कुल रूट से शुरू करता हूँ, बिल्कुल रूट से, मतलब जब बिल्कुल एकदम ज़मीन को खोदा, अभी बीज भी नहीं डाला अपन ने, मैं वहाँ से पढ़ाना शुरू करता हूँ हमेशा। रूट से मतलब ये नहीं कि मैंने बीज डाल दिया, मैं तो बोल रहा हूँ मैंने गड्ढा खोदा, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि गड्ढा खोद रहे, अब जाके सीड्स उसमें डालेंगे, सीडिंग करेंगे, तब जाकर जब भैया आप उसमें पानी देंगे, खाद देंगे, वो तो बात की बात। आई बात समझ में? डे 1 को मैं सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके चलता हूँ, और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, कोई फास्ट नहीं चलता मैं। ठीक है, तो बीच में ना तो तुम कोई डॉट लगाओगे ना क्रॉस, जब ये कभी जब तुम स्केलर नंबर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन जब तुम कभी क्या करते हो, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हो, तो डॉट लगाने का सिग्निफिकेंस अलग होगा और क्रॉस लगाने का सिग्निफिकेंस क्या होगा कृष्णम? अलग होगा। आर्यन समझ गए? अब यहाँ तुम पढ़ रहे हो स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा? ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में क्या है? एंगल थीटा। तो इन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डॉट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डॉट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम लोग डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? तो ये तुम्हारे पास ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? मॉडुलस ए। मॉडुलस ए कैसे निकालते हो तुम्हें पता है? मॉडुलस बी, ये भी तुम्हें पता है, इंटू कॉस थीटा।
यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का करिए। यहाँ पर हमारे पास में भैया दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमने कैसे मल्टीप्लाई करा, जैसे कैसे उनको मल्टीप्लाई करा, समझ में आया। ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना, मॉडुलस है मॉडुलस बी कॉस थीटा। बोलो समझ में आया। अब यहाँ से ये हमारे पास जो है, अब हम क्या करते हैं, इसके स्पेशल केसेस लेते हैं, ज़रा समझना हो। इसके स्पेशल केसेस, उससे पहले एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये ए डॉट बी है। अच्छा, अगर बी डॉट ए करूं तो क्या आएगा, बी डॉट ए क्या होगा, मॉडुलस बी, मॉडुलस बी मॉडुलस है कॉस थीटा, वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। ए डॉट बी क्या था, मॉडुलस है मॉडुलस बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए क्या होगा, मॉडुलस बी मॉडुलस है कॉस थीटा। अब इसे हमने क्या नाम दिया, और इसे क्या नाम दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। तो क्या बनकर आई समरी तुम्हारे पास, इस बेसिस पर तुम देखो दोनों की आरएचएस सेम है कि नहीं है, दोनों की आरएचएस सेम है, अर्थात ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, जिसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हो, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को क्या क्या मतलब होता है, ऑर्डर को रिवर्स कर दो तो भी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। बोलो, कम्यूटेटिव लॉ हमने कल आखिर में देखा था ना, बिल्कुल, कि इफ ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इज रिवर्स देन आल्सो देयर इज नो चेंज इन द थिंग, देन इट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। कर लीजिए, कर लिया। आगे सुनो, अब इसके मैं स्पेशल केसेस ले रहा हूँ, समझना हो। स्पेशल केसेस, अगर मैं किसी वेक्टर का स्क्वायर करूँ, गौर करिए, ध्यान दीजिए, यदि मैं किसी वेक्टर का स्क्वायर करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करा है। भाई स्क्वायर किया, इसका मतलब क्या होगा, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करा। बोलो, तो ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए, और ये क्या होगा, मॉडुलस है कॉस थीटा। फार्मूला यही होता है ना। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा कितना, किसी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन, उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन, वही होगा, इनटू एंगल कितना, ए और ए के बीच में एंगल कितना, 0। कोई वेक्टर उसी वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 0 बनाएगा। बोलो, बनाएगा। तो इस बेसिस पर क्या आया, ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये मॉड ए का स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी, तो क्या आया, इससे क्या कंक्लूजन आया, इससे कंक्लूजन क्या आया कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर है। बोलो, मैं बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पर, सुपरफिशियल बोल रहा गलत मैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूँ। वेक्टर का स्क्वायर मतलब उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये मॉडुलस है मॉडुलस कॉस 0, और ये हो जाएगा मॉडुलस ए का स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये आया। बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। बोलो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आई कैप का स्क्वायर मॉड आई कैप के स्क्वायर के बराबर होगा, और मॉड आई कैप कितना होता है, मॉड आई कैप यूनिट वेक्टर है ना भैया, आई कैप यूनिट वेक्टर, तो उसका मॉड कितना होगा,
आई कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस कितना होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, समझ में आया? तो पहला चीज़ क्या देखी तुमने? पहली बात स्पेशल केसेस देख रहे हैं अपन। तो पहला केस क्या देखा कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। ऑन दिस बेसिस आई कैन कंक्लूड कि आई कैप का स्क्वायर 1 के बराबर होगा। भाई ये आई कैप का स्क्वायर मॉड आई कैप के स्क्वायर के बराबर, जे कैप का स्क्वायर मॉड जे कैप के स्क्वायर के बराबर, और के कैप का स्क्वायर मॉड के कैप के स्क्वायर के बराबर। बोलो, समझ में आई बात? इसका दूसरा केस समझना। अगर ए और बी दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? यदि इफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, समकोण है, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा ज़रा समझो। इस स्थिति में थीटा कितना हो गया? थीटा 90 डिग्री हो गया, और थीटा 90 हो गया तो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इस बेसिस पर तुम्हारे पास क्या होगा भाई? ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह लिखूंगा 90 डिग्री। तो कितना आ रहा है ये? तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये तो अपन पहले ही देख चुके कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो यहाँ पर ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। बोलो, ठीक है। जैसे अगर तुम देखो तो आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई, इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। जे डॉट के, इसकी वैल्यू भी 0, और के डॉट आई, अरे बेटा ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। परपेंडिकुलर है ना कि नहीं है? वन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वन इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड वन इज अलॉन्ग, भाई दिस इज एक्स एक्सिस, आई कैप, जे कैप, के कैप, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना। ठीक है। तो क्या पाया तुमने? वेक्टर का स्क्वायर उसी के मॉड के स्क्वायर के बराबर है, और अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो फिर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक, करिए। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। ए कैप वेक्टर है लेकिन मॉड तो स्केलर हो गया ना। ठीक है। तो ये समझ में आया? अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और परपेंडिकुलर है तो 0 होगा, और अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर करूं तो वो उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। कहो, चलो। आपसे पूछा है यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी? करिए। क्या निकालना आपको? ए डॉट बी। करिएगा। हो गया?
अभी इसके लिए तुम क्या करोगे, पहले मॉड ए निकाला होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए निकाला, कितना आ रहा है, मॉड ए कैसे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, मॉड बी कितना, उसको जोड़ो, √90। चेक करो क्या यही आ रहा है, चेक करिए क्या यही आ रहा है। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी मॉडुलस है मॉडुलस है √29, मॉडुलस भी है √90, ये आया आंसर, आया कि नहीं, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब कर दिया ये। अब ऐसे तो ये बात ठीक है कि आंसर आ गया ये, है ना भैया, अपने आप में आंसर ये सही है, लेकिन फिर भी इस आंसर को क्या माना जाएगा, गलत। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि आपको कॉस थीटा क्या है, आपको क्या मालूम, अरे कॉस थीटा क्या है, क्या मालूम, पता है क्या, अरे पता है क्या कॉस थीटा क्या है, नहीं पता, फिर तो तुम्हारे हिसाब से आंसर सही है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं कि कॉस थीटा क्या है। थीटा पता है क्या दोनों वेक्टर्स के बीच का, डू यू नो व्हाट इज द थीटा बिटवीन दिस टू। और हमेशा एक बात मैं तुम्हें बोलता हुआ रहा हूँ डे 1 से, आंसर उन्हीं पैरामीटर के टर्म्स में निकालना है जो प्रॉब्लम में दे रखे, जो प्रॉब्लम में दे नहीं रखे क्या उनके टर्म्स में आंसर निकाल सकते हो, तो फिर दिस इज रॉन्ग, दिस इज, पहले कर लो इसको, पहले करो इसको, गलत भी जो लिखा उसको करो। कैसे करेंगे जरा सुनो, लिसन, हम इसे कैसे करेंगे, ए डॉट बी निकालना है, चलो यहाँ लिखे देता हूँ मैं, बताओ ए क्या है, ए क्या था बताओ, ए ए ए ये ए वेक्टर है, अच्छा बी वेक्टर क्या है, हाँ -5i कैप, आपको निकालना है ए डॉट बी। लिसन एवरीवन, यहाँ ध्यान दो, एंड द मोमेंट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग एट दैट टाइम यू आर सपोज टू गिव अटेंशन हियर ओनली, डू नॉट राइट एनीथिंग इन द कॉपी, आई एम गिविंग यू सेपरेट टाइम फॉर कॉपिंग, but while explanation you have to pay your attention towards learning only, towards understanding only. Now you see what's happening here. ये है, अब तुमने अलजेब्रा में भी छोटी क्लास में 8th में 7th में 9th में 10th में तुमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा है, तो क्या करते हो, इसका इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -15 i कैप डॉट आई कैप, फिर 3 का 4 से तो 12 आई कैप डॉट जे कैप, और आई का केस है 3 7 21 आई कैप डॉट के कैप। बोलो 3 का इससे मल्टीप्लाई करा -15 आई डॉट आई, 3 का इससे 3 चौक 12 आई डॉट जे, 3 का केस है, बोलो हुआ कि नहीं, फिर इसका तीनों से तो -2 5 +10 कितना होगा जे डॉट आई, फिर -2 का जे से ये तो -8 जे डॉट जे, और माइनस इसका 2 7 14 जे डॉट के। क्या यहाँ तक समझ में आया, फिर इसके वाले का इससे तो कितना होगा -20 के डॉट आई, फिर इसका 4 का 4 से 16 के डॉट जे, और 4 का 7 से
तो 28 ऊपर लिखे देता हूँ मैं 28। यहाँ तक मैंने ऐसा कुछ नहीं करा जो तुमने छोटी क्लास में नहीं पढ़ा। तुम अलजेब्रा में देखते थे 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, तो कुछ ऐसी ही कहानी करते थे तुम, याद है? अरे इस 3i का तीनों से, 3i का इससे ये आया, 3i का इससे ये आया, 3i का इससे ये आया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर j वाले का इन तीनों से, तो j वाले का इससे ये आया, j वाले का j से ये आया, और j वाले का k से ये आया, और फिर k वाले का i से, तो k वाले का i से, k वाले का j से, और k वाले का k से। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक। अभी क्या करोगे आप? -15 i डॉट i की वैल्यू होगी 1। वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, उसकी वैल्यू 1। i का j से मल्टीप्लाई कितना होता है, और i का k से मल्टीप्लाई कितना होता है। फिर j का i से कितना होता है, j का j से मल्टीप्लाई 1 होता है, और j का k से मल्टीप्लाई 0 होता है। k का i से 0, k का j से भी 0, और k का k से 1। बोलो, i का i से, i का j से, i का k से, j का i से, j का j से, j का k से, k का i से, k का j से, और k का k से। कहो। अब ये -15 -8 प्लस 28, आंसर कितना आ गया? 5। बोलो, आंसर कितना आ गया? 5। अब आंसर जो आ रहा है फाइनली तुम देख लो, वो आंसर कैसा आ रहा है? वो आंसर ऐसा आ रहा है जिसमें कोई i कैप, j कैप, k कैप कुछ नहीं आ रहा। आ रहा है क्या कुछ भी? मतलब फाइनली जो आंसर आ रहा है दैट इज अ स्केलर नंबर। आंसर जो आया फाइनली वो कैसा आया? इसका मतलब क्या हुआ दिव्यांशु? इसीलिए तो इसको हम बोल रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। वाई वी आर कॉलिंग इट स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि फाइनली जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें कोई i कैप, j कैप, k कैप यानी वेक्टर्स यानी डायरेक्शंस का कोई डिस्कशन है ही नहीं। इट इज़ वाई वी कॉल दिस प्रोडक्ट एज स्केलर प्रोडक्ट। बोलो, समझ गए? करो। बहुत फंक्शंस होते हैं बेटा। चलो सुनो, ये लिया तुमने तो कैसे करा, समझ में आया? अभी कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको? सुनो, अभी अपन ने किया i वाले का तीनों से, j वाले का तीनों से, k वाले का तीनों से, कुछ ऐसी मल्टीप्लिकेशन किया ना। रेदर इसको करने का शॉर्टकट तरीका सिंपल, जैसे तुम लोगों ने वो 8th क्लास में अपन अलजेब्रिक टर्म्स वगैरह का करते थे, तो अपन एडिशन उन्हीं का करते थे जो लाइक टर्म्स होते थे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन किन का होता था? लाइक टर्म्स का। बस वैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी लाइक टर्म्स का हो रहा है। 3 5 are 15, 3 5 are 15। j वालों का j वालों से मल्टीप्लाई कर दो, और k वालों का k वालों से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आ गया एक ही स्टेप में, फटाक से। तो ये इसने बोला कि ये चीज़ पहले ही बता देते हैं। बेटा चीज़ों की कीमत कब होती है? अगर मैं पहले बता देता तो तुमको उसकी चीज़ की कीमत नहीं होती कि सामने छोटी मेथड होता है, तब तुमको लगता है ऐसे ही होता होगा। गलत बोल रहा हूँ मैं? ऐसा होता है कि अगर शॉर्टकट पहले बता दो तो लगता है अरे ये तो होता ही होगा। जब मालूम पड़े कि अच्छा ट्रेडिशनल बाबा आदम के ज़माने से ये मेथड चलती आई थी, सर ने छोटी बताई है, तब लगता है कि हाँ नहीं सर ने कुछ बताया है। ऐसे ही हम कई बार क्वेश्चन को गलत करके सही करते हैं। पहले हमने गलत कर दिया और बाद में हम सही करते हैं। क्यों करते हैं? सही बार पहली बार में सही क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि गलती आपको तब याद रहती है जब आपने गलती करी थी। जिस परीक्षा को तुम जीवन में पहली बार दोगे ना बेटा, मैं 26 साल से दिलवा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? What exam you are going to face for the first time in your whole life that I am having from last 26 years। अगर
आप कॉन्सेप्ट को पहले गलत करके सही करते हो तो आपको याद आता है कि अच्छा हाँ आपने से गलती हुई थी, दैट यू ऑलवेज, मतलब आपको आज से 20 साल बाद भी याद रहेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ था यार। लेकिन अगर क्या करा आपने, पहली बार में सही कर दिया तो फिर नहीं याद रहता। अभी आप देखोगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको मालूम पड़ेगा। समझ में आई बात? कई बार तुम देखोगे कि तुमने सही करा, बाद में मालूम पड़ता नहीं वो तो गलत हो गया। अभी वापस से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से और के वाले का मल्टीप्लाई करा। बोलो कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? इसका इससे मल्टीप्लाई करा -15, इसका इससे मल्टीप्लाई करा -8। जैसे लाइक टर्म्स का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे स्केलर प्रोडक्ट में भी अपन इसको ऐसे समरी बना सकते हैं। एक्चुअल मेथड तो यही है, एक्चुअल मेथड तो यही है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट बता देता तो फिर तुमको ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए ना कि आई वाले का आई वाले से क्यों करा, आई वाले का जे से क्यों नहीं करा, आई वाले का के से क्यों नहीं करा, जे वाले का आई से, जे वाले का के से, के वाले का आई से, के वाले का जे से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा। ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए था। तुम IIT की तैयारी करो, तुम नीट की क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास रेडी रहना चाहिए। समझ में आई बात? जैसा भी इसने मुझे कहा कि आप पहले बता देता तो फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहाँ उठ के आ रहा था? सर आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो आई वाले का जे से क्यों नहीं करा? नहीं बनना चाहिए था। देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम टर्म्स का होता है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या मालूम है क्या रीज़न है? बताओ। अपन जैसे अपन क्वेश्चन करते थे तो अपन क्या करते थे हमेशा, जैसे अभी तुम्हारे को मैं एक क्वेश्चन दे दूँ, चलो सिंपल सा सुनना। एक क्वेश्चन दिया मैंने 15a - 7b प्लस, या चलो इसको भी मैं ऐसा ना करते हुए ऐसा थोड़ा सा हल्का सा एक लेवल कॉम्प्लिकेटेड करूं, -7bc² प्लस 9a² प्लस 2bc²। अब तुम कैसे करोगे? क्या करोगे? इसमें इसको इसके साथ में ऐड करोगे? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? और इसको इसके साथ में, क्यों? लाइक टर्म्स का एडिशन होता है या लाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन होता है, यही होता है ना। अनलाइक का क्यों नहीं होता? अब बताओ मुझको, अब बताओ मुझको क्यों नहीं होता? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमको बचपन से पढ़ा दिया गया, बोलो। कॉमन नहीं निकाल सकते, वो तो एक मैथमेटिकल रीज़न हो गया। कॉन्सेप्चुअल रीज़न क्या है? मसला ये है बेटा, मैं तुम्हें बोलूँ 10 किलोमीटर और 2 किलोमीटर कितने होंगे, तो तुम क्या जवाब दोगे? मैं तुमसे बोलूँ 10 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर चले गए, कितने बचेंगे? मैं तुमसे बोलूँ 10 किलोमीटर में 5 लीटर जोड़ दो, कितना आएगा बताओ? मैं बोलूँ तुमको 10 किलोमीटर में से 5 लीटर घटा दो, कितना आएगा बताओ? 10 किलोमीटर में 2 घंटे जोड़ दो, 10 किलोमीटर में से 2 घंटे घटा दो। तुम कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? सेम यूनिट की क्वांटिटी ही ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। डिफरेंट यूनिट की क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है क्या? ये रीज़न वहाँ से आया। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जो तुम्हारे जेई की तैयारी में काम आएंगे, नीट की तैयारी में काम आएंगे, जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। समझ में आई बात? मोस्टली पढ़ाने वाले ऑनलाइन में तो वो बैठे हैं जिन्होंने खुद ने एग्ज़ाम नहीं निकाली थी। वो एक ही गाना रोते रहते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। अगर मैं तुम्हें मेरा घर चल के दिखा दूंगा ना पुराना, जहाँ पे मैं रहा हूँ, वो आज भी है हमारे पास में, चल के कभी दिखाऊंगा तुम लोगों को मैं, तुम देखोगे तो बोलोगे सर आप यहाँ रहते थे, इतनी गंदी जगह पर। समझ में आई बात? अभी हम पढ़ेंगे तो हमारी बात में बहुत सारी बातें भी रहेंगी, करते रहेंगे हम, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते रहेंगे हम। लेकिन ये फैक्ट है कि जिस तरह का ये जो ये अपना मतलब यहाँ जैसे ये पिलर दिख रहा तुमको, यहाँ से अगर मैं दीवार खींच दूँ ना, दीवार खींच दूँ, मैं इतना छोटे घर में रहा हूँ मैं। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई, IIT तक की पढ़ाई ऐसे घर में हुई है। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई ऐसे ही घर में हुई है, छोटे से घर में। समझ में आई बात या नहीं? और हमने वो स्ट्रगल नहीं करा होता तो हम आगे कर ही नहीं पाते। अभी मेरी जैसे वो तुम्हारे क्लैट वाले सारे पाठक सर, उनसे बात चल रही थी, तो बोले इन बच्चों ने स्ट्रगल देखा कहाँ है सर? इन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा, इसलिए इनको मालूम नहीं कि क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होती है। तो ये चीज़ होती है। मैं तुमको डे 1 को मैं तुमको पहले भी कहा था, तुम्हारे सीनियर्स में कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। और हर अच्छा सीनियर हमेशा अच्छा ही काम करता होगा ऐसा नहीं है, और हर बुरा सीनियर हमेशा बुरा ही काम करता होगा ऐसा भी नहीं है। अच्छा बुरा भी करता होगा, बुरा अच्छा भी करता होगा। तुम जिससे जो सीखना सीखो, लेकिन सिर्फ अच्छा सीखो। बुरे से भी अच्छा सीख लो और अच्छे का भी बुरा मत सीखो। आ रही बात समझ में कि नहीं?
तो हर बुरा आदमी केवल बुरा नहीं होता, हर अच्छा आदमी केवल अच्छा नहीं होता. Everyone has some positive faces, everyone has some negative faces. And what are the positive faces? That you pick them up. And what are the negative faces? That you reject them all. And this will you will find throughout your life. पूरी लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी, पूरी लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी. तो अपन ये देखें कि यार ये ऐसा काम करता है अपने को, और जो इंसान गलत कर रहा होता है ना उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है. वो गलत आदमी छुप कर ही करता, सबके सामने नहीं करता. है भाई करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है. सो ये जीवन के कुछ फलसफे हैं बेटा जो हमेशा अपने को फॉलो करने हैं अगर अपने को जीवन में वाकई में सक्सेसफुल बनना है. तो समझ में आई बात या नहीं? सक्सेसफुल बनना है बट हमेशा ग्राउंड पर रहोगे तो बहुत रहोगे. हर आदमी की सादगी की प्रशंसा होती है. शूशा में रहता है तो सब मजाक ही बनाते हैं उसका, लेकिन सादगी में अगर रहता है तो उसकी तारीफ़ ही होती है, उसकी प्रशंसा ही होती है, उसको एडमायर ही करते हैं लोग, उसको अप्रिशिएट ही करते हैं. गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? चलो आ जाते हैं अपन यहाँ पर. अंडरस्टूड? तो अपने को क्या करना है? लाइक वालों को मल्टीप्लाई करना है. समझ में आई बात? भाई आई वाले का जैसे मल्टीप्लाई करना था पर मल्टीप्लिकेशन 0 मिला. आई वाले का कैसे मल्टीप्लाई करना था पर मल्टीप्लिकेशन 0 मिला. जे वाले का जैसे मल्टीप्लिकेशन 0 मिला, जे वाले का कैसे मल्टीप्लिकेशन 0 मिला. के वाले का आई से, के वाले का जैसे करना था पर वो 0 मिला इसलिए मैंने नहीं करा. समझ में आई बात? तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या है, किस तरह से अपन ने करा. अंडरस्टूड? चलो चलो यहाँ तुम्हारे को बताना है ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर. ए बी डॉट सी डी निकालने के लिए तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. तो इसमें से इसको माइनस करो 6i. Am I correct? Yes. And what about CD vector? Minus 9i minus j minus 2k. Correct? Yes, sir. बोलो. Yes, अब अपने को क्या निकालना है? ए बी और सी डी निकाल दिए. कैसे करेंगे? आई वाले का आई वाले से कितना आ रहा है? समझ गए? समझ गए? In above problem determine angle between vector A and vector B, vector AB and vector CD. In above problem determine angle between vector AB and vector CD. AB और CD के बीच में एंगल बताइए. देखो क्या करोगे, एंगल निकालना है ना, तो आपने ए बी डॉट सी डी तो निकाल दिया. अब आप ए बी का मॉड निकालो, कितना आ रहा बताओ. रूट. व्हाट अबाउट मॉड ऑफ सी डी? रूट 85. करेक्ट. अब तुम क्या करोगे, लिसन, कैसे करोगे? ए बी डॉट सी डी बराबर क्या लिख सकते हो? मॉडुलस ए बी मॉडुलस सी डी कॉस थीटा. कैसे निकालोगे? मॉडुलस ए बी मॉडुलस सी डी कॉस थीटा. कहो कुछ समझ में आया मैंने क्या करा?
ए बी डॉट सी डी होगा मॉडुलस ए बी मॉडुलस सी डी कॉस थीटा। अभी क्या होगा, मॉडुलस ए बी कितना है, मॉडुलस सी डी कितना है, और ए बी डॉट सी डी की वैल्यू कितनी है। यहाँ से क्या आया, कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया -51। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो तुम कर लोगे, ठीक है। लिसन, अभी ये कॉस थीटा बराबर ये आ गया। तो इससे क्या होगा मयंक, इससे थीटा क्या लिखा जाएगा, इससे थीटा लिखा जाएगा, कॉस थीटा बराबर ये है। तो इसे कैसे लिखते हैं मुस्कान, ध्यान देना, ऐसा है। तो थीटा बराबर लिखा जाएगा कॉस इनवर्स, इससे बोलेंगे कॉस इनवर्स ऐसा। भाई क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं कि कॉस थीटा की वैल्यू ये कब होती है। मैं तुमसे पूछूं कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तुम बोलोगे 60 डिग्री पर। 1/√2 कब होती है, 45 डिग्री पर। मैं बोलूँगा तुम्हें 1 कब होती है, तो 0 पर, 0 कब होती है, 90 पर। वो तुम्हें पता है, लेकिन ये वैल्यू तुम्हें पता है कि कितने पर होती है, नहीं। तो ऐसे केस में ऐसा करते हैं, जैसे कॉस थीटा बराबर ये लिखा है, तो इसे ऐसा कॉस इन्वर्स करके लिखेंगे। और कॉस इन्वर्स का मतलब सेक मत समझना, वो 1/cos होता है। जैसे कई लोग साइन इन्वर्स का मतलब क्या सर, कॉसेक, नहीं, 1/sin होता है कॉसेक। साइन इन्वर्स और साइन 1/sin दोनों में अंतर है। क्या कह रहा हूँ मैं अथर्व, सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि सोचोगे तो कन्फ्यूज़न आएंगे, नहीं सोचोगे तो आज तक किसी को नहीं आया, तुमको भी नहीं आएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, कई लोग क्या समझते हैं कि 1/sin और साइन इन्वर्स दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम नहीं है। साइन इन्वर्स एक फंक्शन होता है जो तुम आगे चल के पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, और 1/sin तो कॉसेक होता है जो तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। समझ में आई बात। तो जब कॉस थीटा बराबर ये है, तो इसे वहाँ जाके क्या लिखोगे, जैसे अगर कभी कोई प्रॉब्लम तुमने सॉल्व करी, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी और तुम्हें मिला tan थीटा बराबर 4, तो इसका मतलब क्या होगा, ये थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स 4। ठीक है। इसे एक और तरीका से और बता देता हूँ तुम्हारे को मैं। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे ये लिखा, इससे ऐसा भी लिखते हैं आर्क कॉस, बाकी जो कहानी है वही की वही, ये लो। ठीक है। जैसे अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम में tan थीटा बराबर 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या, या तो ये, या फिर क्या लिखोगे, आर्क tan 4। बोलो। ऐसे अगर कभी मान लो फॉर एग्जांपल कभी किसी प्रॉब्लम में तुम्हें बोल रखा है साइन थीटा बराबर सपोज करो 1/5 है, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा बराबर क्या लिखोगे, कहो, समझ गए, कर लो। ठीक, कर लिया मयंक, करो ना जल्दी फिर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। Find angle between vectors PQ and RS. PQ और RS के बीच में एंगल बताइए। You are there to find out angle between vector PQ and RS vector. करिए। आया कि नहीं आया? पहले क्या निकाला तुमने? कितना आया? क्या बोल रहे?
बोलो ठीक है। अभी पी क्यू का मॉड ओ √3 करेक्ट। आई का आई से करेक्ट। ठीक है, कर लिया था सभी ने, कर लिया। बैंक हुआ या नहीं हुआ? कर चुके। देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बोला तुमसे? लेमडा की वैल्यू बताओ अगर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? इफ द टू आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट वुड बी नथिंग बट 0। बोलो। तो 0 करो इसको, तो 5 को लेमडा से मल्टीप्लाई करा, ठीक। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बताइए। आपको ऐसा गिवन है, आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या बताना है, एंगल। एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, दूसरा तुम करोगे। सुनो, लिसन, हम क्या करते हैं इसमें, दोनों बाजू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों बाजू स्क्वायर करते हैं। अभी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे, सुनो क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होता है कि नहीं होता है? यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो होगा? अब यहाँ क्या होगा सुनना, इस केस में क्या होगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया? सुनाई नहीं दिया मुझको? हो गया कैंसल। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी क्या हो गया? अभी क्या आया? इससे आया ट्वाइस ए डॉट बी बराबर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी। अब अगली स्टेप में क्या हुआ? 2 से 2 भी क्या हो गया? क्या आया? ए डॉट बी बराबर, अभी ए डॉट बी से ए डॉट बी भी क्या हो गया? तो ये तो क्या आ गया? 1 बराबर -1 आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अपन ने कुछ ना कुछ गलती करी, बोलो। वी हैव डन सम मिस्टेक। भाई दोनों तरफ स्क्वायर किया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ये दोनों कैंसिल। ये कैंसिल हुआ, ये समझ में आया कि नहीं? ये कैंसिल हुआ, समझ में आया कि नहीं? फिर ये आया 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ए डॉट बी से ए डॉट बी भी कैंसिल कर दिया, तो 1 बराबर -1 आया। क्या ये पॉसिबल है? सुना नहीं दिया मुझको? हाँ, कहाँ अपन ने कहाँ लाया मॉडुलस? मतलब तुम बताओ ना, ये सिंपल इसका स्क्वायर किया तो यही होगा ना? जो लिखा है मैंने वो गलत लिखा है क्या मैंने? इसका स्क्वायर ये होगा कि नहीं होगा? हाँ ठीक है, मॉडुलस के अंदर है तो मैंने वही तो करा है। अरे भैया उसका स्क्वायर किया ना मैंने उसका स्क्वायर ही तो किया है ना। मैंने क्या किया है मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या करा है? स्क्वायर किया है मैंने। ए प्लस बी पूरा मॉड के अंदर है ना, अलग अलग तो नहीं है ना वो। ए प्लस बी पूरा है और किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है? तो मैं अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी को, अगर मैं मॉड ऑफ ए प्लस बी को के स्क्वायर को अगर ए प्लस बी का स्क्वायर लिख दूं तो कोई गलती है क्या? बोलो, कोई गलती है क्या? क्या होगा इसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होगा या नहीं होगा? तो मैंने कहाँ कुछ गलत करा? बताओ। मॉड ए प्लस बी का है ना और उसका स्क्वायर किया है ना, तो इसके स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे उसका हाँ या ना जवाब दो। वेक्टर का स्क्वायर करूँ या मॉड का स्क्वायर करूँ, बात एक ही है। तो यहाँ मैंने मॉड का स्क्वायर किया या वेक्टर का स्क्वायर किया, डज इट मेक एनी डिफरेंस? बेटा ये तो तुमने पहले ही देख लिया ना कि वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो मॉड के स्क्वायर को अगर वेक्टर का स्क्वायर लिख दो, वेक्टर ए एक वेक्टर है, वेक्टर बी एक वेक्टर है, उन दोनों का एडिशन भी एक वेक्टर होगा। तो आप वेक्टर का स्क्वायर कर दो या उसके मॉड का स्क्वायर कर दो, डज इट मेक एनी डिफरेंस? आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन एंड अगेन। तो फिर क्या मैंने गलती कहाँ करी इसमें? इसका स्क्वायर तो यही होगा ना बालक, इसका स्क्वायर तो यही होगा, कुछ और थोड़ी ना होगा। अभी एक प्रॉब्लम तुम और करोगे, तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है वो वहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया भैया? ये आपने इसका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ये आया। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये आया। ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 1 इक्वल्स टू कितना? तो ये पॉसिबल है क्या? देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सुनना। तुमने यहाँ ये कैंसिल करा, ठीक बात है। तुमने यहाँ पर ये कैंसिल करा, ये ठीक है। ये जो किया वो ठीक है, ये भी ठीक है। तुमने गलती मालूम है कहाँ करी है? तुमने यहाँ गलती कर दी। तुम जब दोनों बाजू कैंसिल करते हो ना, जब भी दोनों बाजू कैंसिल करते हो, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से कैंसिल करते हो, करते हुए आए हो ना, करते हुए आए हो ना, तो उसमें कैंसिल करते टाइम तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि कैंसिल उसी को करते हैं जो जीरो नहीं हो, जो जीरो नहीं हो। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है, तुम 5x
बराबर 25 लिखोगे, उसे 5 × 5 लिखोगे और बाद में क्या करोगे, 5 से 5 को क्या कर दोगे, इस बेसिस पर तुम क्या बोलोगे, x बराबर कितना आ गया 5। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। गलती क्या होती है मैं बताता हूँ, कैंसल उसी को किया जा सकता है जो जीरो नहीं हो। कैंसल उसी को किया जा सकता है, सुनो मेरी बात को ध्यान से, पहले बिना बोले मेरी बात को ध्यान से सुनो। कैंसल उसी को किया जा सकता है जो जीरो नहीं हो। आप 5 से 5 को कैंसिल कर दो, चलेगा। कल को मैं अगर तुम्हारे को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, चलो, 0 बराबर 0 है या नहीं है, है या नहीं है। मैं 0 × 5 करूँ या 0 × 10 करूँ, क्या होगा वो, यही रहेगा। मेरे दिमाग में एक बात आई, सर एक काम करते हैं, 0 से 0 को कैंसिल कर देते। क्या आ गया सर, क्या आ गया, 5 = 10। तो ऐसे तो फिर तुम कल को किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के इक्वेट प्रूव कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मेरे को 5 × = 10, मेरे को 5 = 100 प्रूव करना होगा, मैं कर दूंगा। 5 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 5 = 10 आ गया। ऐसे 5 = 100 भी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पर मसला मालूम है कहाँ फंस रहा है, कहाँ फंस रहा है, 0 से 0 को कैंसिल, 0 से 0 को कैंसिल नहीं कर सकते। तुमने क्या करा, 2 से 2 को कैंसिल करा, क्योंकि तुम्हें पता है 2 0 नहीं है, तुम्हें पता है 2 0 नहीं है। लेकिन तुम क्या गलती कर रहे हो मालूम है, तुम a डॉट b को a डॉट b से कैंसिल कर रहे हो, वो संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि a डॉट b की वैल्यू 0 है या नहीं है। डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो a डॉट b की वैल्यू 0 है या नहीं है, जानते हो क्या, तो तुम उसे कैंसिल नहीं कर सकते, तुम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताता हूँ, पहले इसको नोट डाउन करो। तो ये गलती समझ में आई क्या है, कैंसिल किसको किया जा सकता है, जो 0 नहीं हो। अंडरस्टूड। अभी सुनो, अब तुम्हारे पास में वहाँ क्या आया, तुम्हारे पास आया है a डॉट b बराबर कितना, a डॉट b से a डॉट b को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को पता नहीं कि a डॉट b की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो माइनस a डॉट b को इधर ले आओ, तो a डॉट b प्लस a डॉट b कितना आया, ये 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि a डॉट b 0 है, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उन दोनों में से कोई एक 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तब होता है जब कोई एक नंबर 0। तो यहाँ कौन 0 हुआ, 2 × समथिंग = 0, मतलब वो समथिंग जो होगा वही 0 होगा, क्योंकि 2 तो 0 है नहीं। मैं a और b के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं a डॉट b के बारे में बात बोल रहा हूँ। मैं किसके बारे में बात बोल रहा हूँ, 2 × केवल a लिखा है क्या तुमने, केवल b लिखा है क्या तुमने। अब वो a और b अपनी पहचान खो चुके, अब वो एक नंबर बन गए a डॉट b। समझ में आई बात, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी नाउ, नाउ a डॉट b हैज़ बिकम ए सिंगल नंबर। और वो प्रॉब्लम में पहले से मेंशन होगा कि a और b नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। प्रॉब्लम में वो ऑलरेडी मेंशन होगा कि a और b कौन से वेक्टर्स हैं, मतलब उन दोनों में से कोई 0, a डॉट b 0। और a डॉट b 0 कब होगा, दो वेक्टर्स 0 कब होंगे, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा। ऐसे तो तुम मुँह जबानी समझ सकते हो इस बात को कि कब 0 होगा, कब 0 होगा, जब उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का हो। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अभी देखा था ना अपन ने, ठीक। मतलब इसका क्या हुआ कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कहो, कर लिया।
फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी। करिए, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हो गया? क्या करता हूं मैं इसमें दोनों तरफ? स्क्वायरिंग। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये होगा, और उधर क्या होगा? मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ए मॉडुलस बी। पिछली प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में जो अंतर देखो क्या है, यहाँ a प्लस बी पूरे का मॉड लिखा है और यहाँ मॉडुलस a प्लस मॉडुलस बी लिखा है। पहली बात तो वहाँ दोनों तरफ इधर भी मॉड था उधर भी मॉड था और उधर पूरा मॉड के अंदर ही लिखा हुआ था। पिछली प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ पूरा का पूरा अंदर a प्लस बी का था, यहाँ भी वही है, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या था? पूरे में a माइनस बी था। यहाँ नहीं है वैसा, है क्या? पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पर देखो तो इस और इसको अंतर देखो, यहाँ तुमने दो स्केलर नंबर्स का एडिशन किया है, ये भी एक स्केलर नंबर है ये भी एक स्केलर नंबर है, और यहाँ तुमने दो वेक्टर्स का एडिशन करने के बाद उसको स्केलर बनाया है। नहीं आ समझ में? जरा दिमाग लगाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, लेकिन आपने मॉड के अंदर लिख दिया तो इट हैज़ बिकम अ स्केलर नंबर, इट हैज़ बिकम अ स्केलर नंबर। ठीक है मयंक? ये पूरा एक वेक्टर है, अब स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब क्या करोगे तुम? किसी वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है? अब क्या होगा? ये मॉडुलस ए स्क्वायर आपस में क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? ये भी आपस में हुए कि नहीं हुए? सुनाई नहीं दिया मुझको? अभी क्या आया? ट्वाइस ए डॉट बी और ये ट्वाइस मॉडुलस ऑफ ए। दोनों में अंतर समझो। अभी 2 से 2 भी क्या हो जाएगा? अभी क्या आया? हुआ? अब इसको क्या लिख सकते हो तुम? ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कहो अभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इससे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? तो थीटा कितना आ गया? तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आ गया? समझ में आई बात? अभी थोड़ा थोड़ा तुमको समझ में आया होगा जो तुम पिछली प्रॉब्लम में मेरे से पूछ रहे थे। अंडरस्टूड द डिफरेंस? बोलिए। ठीक है, देखो जो प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ, मेरी कराई हुई प्रॉब्लम्स सुन लो ध्यान से, आंखें खोलकर, कान खोलकर, दिल और दिमाग खोलकर। जो प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूँ कृष्णम, ऐसी की ऐसी छपी हुई दिखेगी तुमको नीट में, ऐसी की ऐसी छपी हुई आने वाली नीट में। ध्यान रखना, तुम्हारा कोई भी सीनियर हो जो पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, उससे पूछ लेना कि सर के पढ़ाई में से आता है कि नहीं आता है। ठीक है भैया? क्योंकि यहाँ जब हम किसी को डांटेंगे तो उसको बुरा लगेगा, पीटेंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो हम सब करते हैं, क्योंकि यहाँ हमको रखना है तो हमें सारे तरह के ट्रीटमेंट देना पड़ते हैं। पुचकार के भी बात करेंगे, डांट के भी करेंगे, पिटाई भी करके करेंगे। पढ़ने में कमजोरी है तो सिर्फ ही ना मारेंगे। जब बदतमीजी करेगा, इनडिसिप्लिन कोई एक्टिविटी करेगा, किसी और को कोई हार्म पहुँचाएगा तो फिर हम उसको सुताड़े उड़ाएंगे, हम तो उड़ाते हैं। लेकिन कोई भी एंड ऑफ द डे ये नहीं बोल सकता कि सर ने जो पढ़ाया था उसमें से नहीं आया पेपर। आना पेपर उसी में से।
पढ़ाने वालों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, बहुत सारे पढ़े, तुम जिन शहरों से आओ सब शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, और बड़ी बड़ी होंगी, हमसे बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन होंगी, कमी नहीं होगी। लेकिन तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें सबसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मिलता है, बहुत आसान भाषा में, बहुत बेसिक लेवल से कराता हूँ, और जो कराता हूँ उसके बाहर से एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता। ये जितनी प्रॉब्लम्स तुमने करी हैं, इनकी प्रैक्टिस अगर तुमने नहीं करी तो सब धुल जाएगा। अभी जैसे 1D मोशन ख़त्म हो गया है, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया ना, सब खत्म। बार बार करते रहना पड़ेगा, बार बार करते रहना पड़ेगा, 10 बार होना चाहिए काम। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? तो अभी जो प्रॉब्लम्स करी, इनको सॉल्यूशन को हाइड किया, करके देखा, नहीं बना तो देख लिया, फिर करके देखा, ये बिल्कुल रटा जाना चाहिए। क्योंकि कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, मैं बताऊंगा। देखो अपन ने ऐसी प्रॉब्लम करी थी, ये प्रॉब्लम करी थी, समझ में आई बात?